गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट इसको बोलते हैं लाख कीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। अपन यहाँ देखने वाले हैं इस टॉपिक में इसका साइंटिफिक नेम, इसके यूजेज, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब हम यहाँ पर इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम। तो इस इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है लेसीफेरा लक्का। लेसीफेरा लक्का, ये इसका साइंटिफिक नेम है। लेसीफेरा इसका जीनस है और लक्का इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो इस इंसेक्ट के बारे में स्टार्टिंग में सबसे पहले जो अपना अर्थवेद है उसमें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। बेसिकली लैक इंसेक्ट के प्रोडक्ट जो हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट है लैक डाई, यानी इसको बोलते हैं अपन लाक्षा रंजक। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है इसका लैक वैक्स, लाक्षा मोम। और जो इसका थर्ड प्रोडक्ट है वो है लाक्षा रेजिन, लैक रेजिन। लाक्षा रेजिन, ये बेसिकली 3 इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं जो इससे प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करेंगे इसका जो हार्वेस्टिंग है, इसका जो पालन है वो कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से प्लांट्स पर होता है। तो मोस्टली जो ये इंसेक्ट है ये पीपल के बाद में बरगद के साथ में फिर ये आता है ढाक, बेर, कुसुम। इन प्लांट्स के ऊपर इसको पाला जाता है। कौन कौन से प्लांट हुए? पीपल हो गया, बरगद हो गया, ढाक हो गया, बेर हो गया, कुसुम हो गया। इन प्लांट पर इसको पाला जाता है। यहाँ से यह क्या करता है, अपना फूड इंटेक करता है, अपना भोजन यहीं से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो डिफरेंट है। इसका जो फीमेल होता है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है फीमेल की। फीमेल इंसेक्ट इस टाइप का होता है और मेल जो होता है वो इंसेक्ट के शेप का होता है। ये इसका नर है मेल और ये इसकी फीमेल। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम हो गया, आपको मैंने बता दिया आपको। बेसिकली ये जो इंसेक्ट होता है ये कॉकरोच के साइज का होता है। जिसकी जो फीमेल होती है उस फीमेल के बॉडी पर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, जिनके द्वारा क्या करता है ये लाख का स्त्रावण करता है, लाख का सेक्रेशन करता है, लैक को रिलीज करता है। ठीक है, फिर ये जो लैक होता है जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आते ही ये ड्राई होकर एकदम हार्ड हो जाता है। तो ये कैसे मिलता है? जैसे ये प्लांट है, इन प्लांट की ब्रांच के ऊपर, इसी ब्रांच के ऊपर फीमेल क्या करती है, आफ्टर कॉपुलेशन मैथुन क्रिया के पश्चात फीमेल, ये कौन है? फीमेल इंसेक्ट है। ये अपनी ग्लैंड के थ्रू आउट क्या करती है, अपने चारों ओर क्या करती है, लाख को रिलीज करती है। ये देखो इस टाइप से क्या होता है, ये लाख रिलीज हो जाएगा। दिख रहा है आपको? जो रेड कलर का पोर्शन है वो पूरा का पूरा लाख होगा और इसके इनसाइड में कौन है? ग्रीन कलर की फीमेल है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये लाख जनरेट होता है। अब
ये जो फीमेल होती है, ये फीमेल इसके अंदर क्या करती है, ये जो इसका है, इसका हाउस है, इसका घर है, इस घर के अंदर क्या करती है, अपने अंडे रिलीज करती है। और उन अंडों के लिए ये जो कवच है ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। और अगर हमको लाख प्राप्त करनी होती है तो इस लकड़ी को, इस स्टिक को यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से इसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है, इसके अंदर ये जो फीमेल इंसेक्ट होता है, इसके जो एग होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय होने पर फिर इस लाख को क्या करते हैं, किसी भी तेज धार वाले चाकू या कटर की सहायता से क्या करते हैं, इसको रब करके इसको कुरच लेते हैं और फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लाख को अलग कर लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब लाख का आर्थिक महत्व क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ मैं। टोटल उत्पादन का विश्व के अंदर जितनी प्रतिशत लाख पैदा होती है 100%, उसमें से 80% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। यानी भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। विश्व के अंदर भारत का लाख उत्पादन में पहला स्थान है। इसमें से अधिकतर क्या होता है, इसका इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, जितनी भी होती है उसको भेज दी जाती है। तो इसका एक्सपोर्ट 80% तक प्रोडक्शन होने के कारण इंडिया सबसे बड़ा इसका एक्सपोर्टर है। इसका जो यूज़ है वो मोस्टली ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जानते हो आप, सीडी जो होती है, डिस्क, गाने सुनने वाली सीडी, तो वैसे ग्रामोफोन की सीडी आती है ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा टीवी के अंदर, मूवी के अंदर। तो उसके रिकॉर्ड जो बनते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, लाख से बनते हैं। और इसके अलावा ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू आउट करंट का क्या नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इससे इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता। तो इसीलिए इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, इसका यूज़ विद्युत उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो होता है वो लाख का यूज़ होता है वो रंग बनाने में, रंग यानी कलर, वार्निश, जो दीवारों पर पॉलिश होती है, गेट पर पॉलिश होती है, वो बनाने के लिए। उसके अलावा साधारण पॉलिश, शू पॉलिश होती है, फर्श पॉलिश होती है, ये चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। इसके अलावा इसका यूज़ होता है स्टैम्प, मोहर, पैकिंग, आपने देखा होगा चपड़ी, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल फोल्डर को, किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जिसको सील करते हैं, सील करने के लिए लाख का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग किस में होता है, दवाइयों में, मेडिसिन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्टेंट होने के कारण इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंडमेंट बनाने में होता है, कलर बनाने में होता है, वार्निश में, चपड़ी मतलब पैकिंग के लिए, सील करने के लिए, पॉलिश होती है, शू पॉलिश, फ्लोर पॉलिश, चूड़ियाँ, बैंगल्स, ये सब इससे बनते हैं, और मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं आगे। इसका जो अपना अगला इंसेक्ट आएगा वो है टर्मिट, दीमक। तो दीमक का विवरण भी अपन क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले बात करेंगे दीमक के साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नेम है इसका ओडेंटोटर्मिस ओबेसम, ओडेंटोटर्मिस ओबेसम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका जीनस है ओडेंटोटर्मिस, और ये इसकी स्पीसीज सूजगी। इसका जो आवास होता है दीमक का उसको बोलते हैं टर्मिटेरिया, इसका जो आवास होता है उसे बोलते हैं टर्मिटेरिया। इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद, वाइट होता है, इसीलिए इसको सफ़ेद चींटी भी कहते हैं, सफ़ेद चींटी, वाइट आंट भी इसको कहा जाता है। किस कारण से, कलर इसका वाइट होता है। फिर आगे बात करें, इसका जो मुख्य भोजन है वो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज किस में होता है,
तो सेल्यूलोज मूल रूप से होता है लकड़ी, कागज और कपड़ा। इसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए दीमक सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? लकड़ी को, कागज को और कपड़े को। बात समझ आ गई होगी आपके। अब आगे बात करते हैं, इसकी जो जातियां होती हैं वो मूल रूप से दो भागों में बटी होती है। कौन कौन सी? एक होती है जननिक, एक होती है जननिक और दूसरी होती है बंध्य। जननिक मतलब जो जनन करने में सक्षम हो, संतान उत्पन्न करने में। तो जनन करने वाली जो जातियां होती है उनके सदस्य होते हैं रानी, राजा और साथ में होते हैं इसका पूरक जातियां। पूरक जातियां, पूरक जातियां। और जो बंध्य होते हैं वो होते हैं कौन इसमें? श्रमिक, सैनिक। ये कौन से होते हैं? इसमें बंध्य सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। शारीरिक संरचना के अनुसार अगर इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूल रूप से संरचना के अनुसार, अगर संरचना के अनुसार बात करें तो मूल रूप से इसके सदस्यों को श्रमिक, श्रमिक के बाद में सैनिक, राजा और रानी, इन चार भागों में बांटा जाता है। इनमें इसी कारण सबसे ज़्यादा, सबसे विस्तृत श्रम विभाजन देखने को मिलता है। लेबर डिवीज़न मतलब क्या हुआ? लेबर डिवीज़न के अकॉर्डिंग लेबर कौन से होंगे? जो इसके टर्मिट एरिया, इसका जो हैबिटेट है टर्मिट एरिया, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसका मेंटेनेंस होगा, बच्चों की केयरिंग होगी, फूड अरेंजमेंट होगा। ये सारे काम किसके होते हैं? जिसके होंगे वो लेबर होगा। जिसका काम प्रोटेक्शन का होगा, सेफ्टी का होगा, वो ऑलरेडी कैसा होगा? सैनिक होगा। जो फीमेल के साथ में कॉपुलेशन करेगा, मैथुन क्रिया करेगा, वो राजा होगा। और जो अंडे देगी और पूरे टर्मिट एरिया को कंट्रोल करती है वो होती है रानी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये वर्क के अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होती है। जैसे क्वीन होती है तो क्वीन का मेन फंक्शन क्या है? एग रिलीव करना, अंडे देना। इसीलिए उसके स्टोमक की साइज क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। सोल्जर है जो प्रोटेक्शन के लिए है, तो इसके अंदर अदर प्रोटेक्टिव एपरेटर डेवलप्ड होंगे, जो मैं आपको नोट्स के पीडीएफ के साथ में इसकी इमेज भेज दूंगा इन सबकी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे। अब आता है इनके अंदर न्यूट्रिशन, पोषक पादप, मतलब इनको न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू मिलता है? कौन कौन से पादप हैं जो इनसे प्राप्त करते हैं? वैसे तो संपूर्ण वनस्पति ही क्या होती है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी वुड पार्ट है, जितने भी पेपर पार्ट है, ये सारे के सारे इससे इफेक्टेड होते हैं। सबसे मोस्टली क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट अगर सिलेक्शन की बात करें तो कौन कौन से को ज़्यादा प्रोवाइड करता है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर गन्ना, गेहूँ, गेहूँ के साथ में आता है फिर जौ, कपास, नारियल, नारियल के बाद में चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, बैंगन, एप्पल आदि कई फसलें हैं जिनको ये प्रभावित करता है। मैंने कुछ के नाम लिखे हैं लेकिन ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो ये इनसे पोषण प्राप्त करता है। अब बात करेंगे इसके क्षति और महत्व की। तो ये इंसेक्ट क्या करता है? ये किसी भी फसल को 100% तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। 100% क्या होता है? इससे पूरी फसल क्या होती है? खराब हो जाती है। तो ये कैसे करता है?
क्षति का जो मुख्य जिम्मेदार घटक होता है वो होते हैं शिशु व वयस्क श्रमिक बच्चे और एडल्ट लेबर, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर बात करें आगे कैसे करते हैं। ये मिट्टी के अंदर अपने आवास के अंदर सुरंग बना लेते हैं और सुरंग के अंदर पौधे की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और जड़ों को खोखला कर देते हैं, जड़ों को खा जाते हैं। तो उससे क्या जगह जैसे किसी पौधे को खींचते हैं, खींचने पर पौधा तुरंत ही उखड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से पौधे को 100% तक क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। फिर आगे बात करते हैं ज़्यादातर खड़ी फसल, जैसे ये खेत में फसल उगी हुई है, ठीक है। अगर खड़ी फसल की बात करेंगे तो खड़ी फसल की अपेक्षा अगर आपने इसमें सिंचाई कर रहे हो, रेगुलर सिंचाई कर रहे हो, रेगुलर पानी डाल रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ, अगर ड्राइनेस होगी, सूखा होगा, वहाँ पर ये अपना प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पानी की पूर्ति पादपों को कम होती है या नहीं होती, उस क्षेत्र में दीमक अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे इसके नियंत्रण के उपाय। अब कंट्रोल कैसे करें, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है कि वो ये है, तो इसके लिए सबसे पहले टर्मिट एरिया जो होता है उसको तोड़ देना चाहिए और उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। टर्मिट एरिया कहीं भी दिखे उसको तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। उसके सदस्य नष्ट होंगे तो जननक्षम जातियाँ भी नष्ट होगी, जननक्षम जातियाँ नष्ट होगी तो उत्पादन नहीं हो पाएगा और इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा तरीका होता है खेतों में हरी खाद ग्रीन मैन्योर यानी गोबर वाली खाद है वो काम में नहीं लेनी चाहिए, या फिर उसको पूरे तरीके से कच्ची जो खाद होती है उसको काम में नहीं लेना चाहिए। उसको पूरी तरह से ड्राई करके, उसको अच्छी तरह धूप में ड्राई करके उसके बाद में उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो तरीका है कंट्रोल करने का वो ये है कि जब भी फसल को उत्पादित कर लिया जाए तो फसल उत्पन्न होने के बाद में जो खेत में अवशेष बच जाते हैं, जो सूखे टहनी के रूप में, तने के रूप में बच जाते हैं, उनको उखाड़ कर जला देना चाहिए या उनका उचित निस्तापन कर देना चाहिए, क्योंकि ये दीमक को अट्रैक्ट करते हैं और दीमक उसके कारण क्या होती है, वहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लग जाती है। फिर बात करते हैं अगला जो है वो ये है कि खेत में फसल अगर तैयार है, फसल अगर उग रही है तो उस फसल के अंदर निरंतर सिंचाई यानी पानी लगातार देते रहना चाहिए, जिससे दीमक का प्रभाव कम रहता है। तो ये है फसल के लिए। अब बात करें फल वाले वृक्षों के लिए। फल वृक्षों के लिए कैसे नियंत्रित करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले खेती करने में पादप जब भी उगाएं उससे पहले 2 ml मैलाथियान या 2 ml क्विनोलफॉस का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसे क्या करना चाहिए, तने के ऊपर छिड़कना चाहिए। और पौधे जब भी उगाएं तो मिथाइल पैराथियान या मैलाथियान चूर्ण से 50 ग्राम, कितना मैलाथियान चूर्ण, कितना 2% सांद्रता का 50 ग्राम चूर्ण क्या करना चाहिए, उस गड्ढे में भर देना चाहिए, जिससे दीमक का प्रभाव नहीं होता है। फिर पादप के चारों ओर, ये अपने पौधा लगा दिया, इसके चारों ओर क्या करना चाहिए, गहरी गुड़ाई कर देनी चाहिए और उसमें चारों तरफ गुड़ाई करके उसके अंदर ऐसा डीप करके उसमें पानी भर देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, दीमक का प्रभाव पादप पर नहीं हो जाएगा। या फिर इसके अंदर नीम का पाउडर ये अगर उसमें डाल दें तो उससे क्या हो जाएगा कि नीम की गंध दीमक को अट्रैक्ट करती है, उससे इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा, नतीजा दीमक का प्रभाव नहीं होगा।
तो ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम अच्छी तरह दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। और फसल के उपचार के लिए फसल लगाने से पहले 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिथाइल पैराथियान 25 केजी पर हेक्टेयर की दर से मिथाइल पैराथियान का जो पाउडर है वो क्या करना चाहिए, पूरे खेत में क्या कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे फसल के अंदर उसका प्रभाव नहीं होगा। तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम फसल को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें हमने आज लाख कीट और दीमक के बारे में जानकारी ली। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।